इस वीडियो में हम इतिहास की दो सबसे भयानक आपदाओं के बारे में जानेंगे और आखिरी कहानी एक ऐसी आपदा है जैसी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और वह भी एक ऐसी जगह पर जो पृथ्वी पर कहीं और जैसी नहीं है। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है, और हमेशा की तरह दर्शकों की विवेकशीलता की सलाह दी जाती है। माउंट रुआपेहू, जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। ये और भी प्रभावशाली है, खासकर जब आप न्यूजीलैंड की अंतहीन प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं। लेकिन यह पर्वत धोखेबाज है। माउंट रुआपेहू नॉर्थ आइलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद से लगभग हर 50 साल में यहां ज्वालामुखीय गतिविधि बढ़ जाती है। यह कभी कभी कुछ दिनों में कुछ झटकों तक सीमित रह सकती है, तो कभी यह एक विनाशकारी महीनों तक चलने वाली घटना भी हो सकती है। 1945 की शुरुआत में माउंट रुआपेहू ने इन विस्फोटों में से एक के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। जब मार्च में गतिविधि धीरे धीरे बढ़ने लगी, इससे उसकी सतह पर कई लावा डोम बन गए। ये तब होता है जब लावा वेंट से ऊपर उठता है, बुलबुलाता है और एक बड़ा डोम बनाता है। पहाड़ की 3 चोटियों के बीच एक बड़ा गड्ढा भी है जो पानी से भरा हुआ है और जिसे उपयुक्त रूप से क्रेटर लेक कहा जाता है। उस साल जुलाई तक क्रेटर लेक के जल स्तर में काफी उतार चढ़ाव आया और एक समय तो यह लगभग पूरी तरह से सूख गया, जिससे इसकी गहराई 1000 फीट या 300 मीटर से भी अधिक हो गई। कई बार पानी और गर्म ज्वालामुखीय पदार्थ के बीच की प्रतिक्रिया से विशाल भाप के विस्फोट भी हुए, जो 100 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहे थे। ये विस्फोट साल के अधिकांश समय तक जारी रहे और दिसंबर तक ज्वालामुखीय गतिविधि कम होने लगी। इसके तुरंत बाद जैसे ही बारिश और बर्फ पिघलने लगी और कुछ जल निकासी बिंदु ज्वालामुखीय पदार्थ से बंद हो गए, क्रेटर लेक फिर से अपने सामान्य स्तर पर लौटने लगा। इन रुकावटों को टेफ्रा डैम कहा जाता है, और टेफ्रा वह शब्द है जो उन सभी चट्टानों के टुकड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो विस्फोट के दौरान बाहर निकले थे। विस्फोटों 1953 तक क्रेटर लेक वास्तव में 1945 के विस्फोट से पहले की तुलना में 26 फीट या 8 मीटर ऊंचा था, जो कि रिम के चारों ओर टेफ्रा के जमाव के कारण हुआ था। दुर्भाग्यवश जो हो सकता है वह यह है कि ये बांध, जो कुछ हद तक बेतरतीब ढंग से बनते हैं, पूरी तरह से स्थिर नहीं होते। इस अस्थिरता ने एक नाजुक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसे अधिकांशतः नजरअंदाज कर दिया गया। उस साल क्रिसमस ईव 1953 को लगभग रात 8 बजे क्रेटर लेक को रोक कर रखने वाला ज्वालामुखीय पदार्थ आखिरकार टूट गया। एक ही पल में 9 करोड़ गैलन या 3,40,000 घन मीटर पानी नीचे की नदी में बहने लगा। यह नदी पहाड़ से पूर्व की ओर बहती है, फिर 90 डिग्री का मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम की ओर घूमती है, जिससे यह सीधे टांगीवाई नामक छोटे से समुदाय के बीच से गुजरती है। इसे लाहर कहा जाता है। यह कीचड़, मलबे और ज्वालामुखीय पदार्थ की बाढ़ पहाड़ की ढलान से नीचे 10-21 बजे तक गरजती हुई बहती रही। इसी समय इस आवाज को एक तीखी चीख ने बीच में रोक दिया। 5 घंटे पहले, ठीक 3 बजे से पहले, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर हलचल मची हुई थी। यात्रियों की भीड़ अपने अपने निर्धारित डिब्बों की तलाश में प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रही थी, जबकि स्टेशन के कर्मचारी टीम उपहारों के खूबसूरती से लिपटे पैकेट और सामान के ढेर को मालगाड़ी के डिब्बों में लाद रहे थे। यह वेलिंगटन में रहने वालों के लिए क्रिसमस की सुबह तक ऑकलैंड पहुंचने के अंतिम अवसरों में से एक था, और ट्रेन के यात्री डिब्बे पूरी तरह से बिक चुके थे। जैसे जैसे निर्धारित प्रस्थान समय नजदीक आता गया, KA 949 स्टीम लोकोमोटिव से सफेद धुएं के गुच्छे निकलने लगे। फिर सीटी बजी और सभी सवार हो जाएं की पुकार प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। आखिरी यात्री भी ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, पहले से अपनी सीटों पर बैठे लोग खिड़कियों से अपने दोस्तों और प्रियजनों को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। कुछ ही पलों बाद 11 डिब्बों वाली ट्रेन ऑकलैंड की ओर अपने रास्ते पर पटरियों से ओझल हो गई। क्रिसमस ईव से पहले के दिनों में पूरे मार्ग पर मौसम ज्यादातर अनुकूल रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई बदलाव आएगा। इस मार्ग में कई जगह रुकने की योजना थी और लगभग आधे रास्ते पर ट्रेन को तंगीवाई में नदी पर बने पुल के जरिए माउंट रुआपेहू के पास से गुजरना था। उस शाम 7 बजे एक मालगाड़ी बिना किसी समस्या के उस इलाके से गुजरी, लेकिन 8 बजे के थोड़ी ही देर बाद तंगीवाई तबाही के बीच में था। विनाशकारी लहर। पानी के पुल पर जोरदार प्रहार के बावजूद ट्रेन पुल बिना डगमगाए मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन 10-10 और 10-15 के बीच किसी समय पानी, बर्फ, कीचड़ और चट्टानों की एक सुनामी लहर, जो 20 फीट या 6 मीटर ऊंची थी, कंक्रीट के पिलरों से टकरा गई। इस टक्कर के कारण एक कंक्रीट का पिलर टूटकर अलग हो गया, जिसे पहले की एक लहर में कमजोर कर दिया गया था।
कुछ ही मिनटों बाद 285 लोगों और 9 यात्री डिब्बों वाली ट्रेन टंगवे की ओर बढ़ती दिखाई दी, जो आगे आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थी। समुदाय से गुजरते समय सिरिल नामक एक व्यक्ति ने देखा कि उसके सामने की सड़क गायब हो गई है और उसकी जगह तेज बहाव वाला पानी आ गया है, जिससे उसे रुकना पड़ा। अचानक एक रोशनी ने उसका ध्यान खींचा और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने एक ट्रेन की हेडलाइट देखी जो पूरी रफ्तार से क्षतिग्रस्त पुल की ओर बढ़ रही थी। अपनी टॉर्च पकड़कर सिरिल अपनी कार से बाहर भागा और पटरियों की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पटरियों के पास पहुंचा, उसने टॉर्च जलाई और उसे जोर जोर से हिलाने लगा, इस उम्मीद में कि ट्रेन चालक का ध्यान उसकी ओर जाएगा। ट्रेन के पहियों की तेज चीखती आवाज से ऐसा लगा कि चालक ने रोशनी देख ली थी, लेकिन छोटी यात्री ट्रेनों को भी पूरी तरह रुकने के लिए काफी दूरी की जरूरत होती है। जब तक चालक ने सिरिल को देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात 10:21 बजे इंजन पुल के कमजोर हिस्से से होकर गुजरा और नीचे बहती तेज धारा में गिर गया। इसके बाद 4 यात्री डिब्बे इंजन के साथ पुल के किनारे से खींचे गए और वे सभी हवा में एक दूसरे से अलग हो गए, अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए। 5वां यात्री डिब्बा कारजीद फिर लगभग आधा हिस्सा पुल के किनारे पर लटकते हुए रुक गया। सिरिल और एक रेलवे गार्ड विलियम ने फिर अंदर मौजूद स्तब्ध और डरे हुए यात्रियों को आवाज लगाई, लेकिन वे कुछ शब्द ही बोल पाए थे कि डिब्बे का वजन उसे किनारे से नीचे गिरा ले गया। डिब्बा फिर नीचे पानी में जा गिरा और तेज बहाव ने उसे सैकड़ों फीट तक बहा दिया, जब तक कि वह एक नदी के किनारे से टकराकर रुक नहीं गया। अब अपनी तरफ पलटा हुआ डिब्बा आंशिक रूप से तेज बहती धारा में डूबा हुआ था। फिर दोनों आदमी जल्दी से तटबंध से नीचे उतरे और डिब्बे के किनारे पर चढ़ गए, और उसी समय यात्रियों में से एक जॉन एक खिड़की से बाहर निकल आया और तीनों ने मिलकर शीशे तोड़ने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। सिरिल की स्थिति से लगभग मिलती जुलती एक और व्यक्ति आर्थर और उसकी पत्नी ने भी ट्रेन को नदी में गिरते हुए देखा। जब आर्थर मदद के लिए नदी के किनारे दौड़ा, उसकी पत्नी आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने के लिए भागी। हालांकि एक पुलिस कांस्टेबल ने टक्कर की आवाज सुन ली थी और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गया था। जब तक और अधिकारी नहीं आ गए, कांस्टेबल ने ही घबराए हुए बचाव प्रयासों का नेतृत्व किया, क्योंकि जो यात्री डिब्बों से बाहर निकलने में सक्षम थे, वे भी नदी की तेज धारा में बह गए थे। कुछ लोग किसी तरह नदी के किनारे सुरक्षित पहुंचने में सफल रहे, लेकिन अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। 5वें यात्री डिब्बे में जो अपनी तरफ पलटा हुआ था, सिरिल, विलियम और जॉन द्वारा निकाले गए लोग अब डिब्बे की सीधी तरफ फंस गए थे। चारों ओर से पानी बह रहा था। 45 मिनट तक वहां पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता का माहौल था। इस बीच इसके बिल्कुल विपरीत उन 4 डिब्बों में बैठे यात्री जो पटरी पर ही बने रहे, शांत थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि वे बस किसी अनपेक्षित देरी में फंस गए हैं या स्टेशन पहुंच गए हैं, और उनमें से कई को अपने चारों ओर घट रही त्रासदी की कोई भनक तक नहीं थी। फिर लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से लाहर शुरू हुआ था, वह करीब 11 बजे शांत हो गया और बचाव कार्य अधिक संगठित रूप से शुरू हुआ। हालांकि हालात अब भी बेहद खतरनाक थे। पानी की सतह कीचड़ और टेफरा से भरी हुई थी और इंजन से तेल भी नदी में बह गया था। कुछ बचे हुए लोग पूरी तरह से इसी में लिपटे हुए थे और कुछ कीचड़ और तेल के कारण दम घुटने से मर भी गए। और जैसे ही पानी की गर्जना धीमी पड़ी, उसकी जगह बचे हुए लोगों और बचाव कर्मियों की आवाजों ने ले ली। उस समय भी न्यूजीलैंड के पास किसी भी तरह की राष्ट्रीय बचाव संस्था नहीं थी, इसलिए जो लोग घटनास्थल पर पहुंचे वे न्यूजीलैंड फॉरेस्ट्री सर्विस, वर्क्स मंत्रालय, पुलिस, सेना, किसान और अन्य स्थानीय लोगों का मिश्रण थे। पास के एक सैन्य शिविर ने भी जितने सक्षम पुरुष ला सकते थे उन्हें लाया और बचे हुए लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया। जब क्रिसमस के दिन सूरज निकला, तब जाकर इस आपदा के पैमाने का पूरी तरह से एहसास हुआ। टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बों के हिस्से और लोग हर जगह बिखरे हुए थे। उन लोगों को बाहर निकालने का काम तब शुरू हुआ जब देश भर के परिवार क्रिसमस की सुबह मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे और उन्हें इस आपदा की कोई जानकारी नहीं थी। उस समय न्यूजीलैंड के अखबार क्रिसमस के दिन प्रकाशित नहीं होते थे, इसलिए खबर फैलने में समय लगा, जब तक कि एक राष्ट्रीय प्रसारण ने नियमित रेडियो कार्यक्रम को बाधित नहीं किया। इसके बाद प्रधानमंत्री को यह दुखद कर्तव्य निभाना पड़ा कि वे न्यूजीलैंड को टोंगावे में रात भर जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दें। हादसे के समय ट्रेन में लगभग 300 लोग सवार थे और देश की कुल आबादी सिर्फ 20 लाख थी। ऐसे में लगभग हर नागरिक या तो ट्रेन में किसी को जानता था या फिर इस त्रासदी से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था। जैसे जैसे लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, अगला काम उनकी पहचान करना था, जो सामान्य परिस्थितियों में भी एक कठिन कार्य होता है।
पानी में इतनी ज्यादा कीचड़ और तेल था कि लगभग हर कोई पूरी तरह से उसमें लिपटा हुआ था और मानो पहचान को और मुश्किल बनाने के लिए कई लोग मलबे से बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए थे, जिससे कुछ लोग टुकड़ों में रह गए थे। यात्रियों का आना जाना भी अलग अलग जगहों से था, जिसका मतलब था कि उनकी कोई भी चिकित्सकीय या दंत संबंधी रिकॉर्ड स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे जो पहचान की प्रक्रिया में मदद कर सकते। समस्या को और भी बढ़ाने वाली बात यह थी कि टोंगवेई के पास ज्यादा कुछ नहीं था। इसका मतलब था कि उन्हें तब तक रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सुविधाओं की भारी कमी थी जब तक कि उन्हें कोई दावा नहीं करता। इस वजह से प्रक्रिया को जल्दी जल्दी किया गया, जिससे गलत पहचानें हो गई। दरअसल आपदा के कुछ दिन बाद पुलिस के पास इतने ज्यादा अज्ञात शव थे कि मुख्य निरीक्षक ने परिवार के सदस्यों के लिए एक दर्शन की व्यवस्था की। अस्थायी शवगृह में प्रवेश करने से पहले निरीक्षक ने सभी को वे जो देखने वाले थे उसके लिए तैयार करने के लिए एक संक्षिप्त भाषण दिया। जब वे समाप्त हुए तो शवगृह के दरवाजे खुले और सामने आंशिक रूप से खुले ताबूतों की एक कतार दिखाई दी। फिर धीरे धीरे परिवार के सदस्य ताबूतों के साथ साथ चलने लगे ताकि वे अपने परिजनों की पहचान कर सकें। कुल मिलाकर ट्रेन में सवार 285 लोगों में से 151 की जान नहीं बच सकी, जिससे यह अब तक की न्यूजीलैंड की सबसे भीषण रेल दुर्घटना बन गई और उस समय दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी दुर्घटना थी। जो लोग नहीं बच सके उनमें से 21 लोगों की पहचान शुरू में नहीं हो पाई और 20 लोग तो कभी मिले ही नहीं। जिन लोगों के शव नहीं मिल सके, माना जाता है कि वे लगभग 75 मील या 120 किलोमीटर दूर समुद्र में बह गए थे। इस त्रासदी को और बढ़ाते हुए ट्रेनों की संरचना ने सामाजिक वर्गों के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता को उजागर किया। यात्रियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पहले के समय से अलग था। ट्रेनें इस तरह से व्यवस्थित की गई थीं कि सेकंड क्लास डिब्बे इंजन के सबसे पास होते थे। इसका कारण यह था कि फर्स्ट क्लास का किराया देने वाले यात्री इंजन से आने वाले शोर, कोयले की धूल, धुएं और बदबू से बच सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि किसी भी आमने सामने की टक्कर या पटरी से उतरने की स्थिति में सेकंड क्लास के यात्रियों को ज्यादा खतरा होता था और टैंगीवाई में हुई आपदा भी इससे अलग नहीं थी। इंजन के पीछे 4 सेकंड क्लास डिब्बे थे और उनके पीछे 5 फर्स्ट क्लास डिब्बे लगे हुए थे। उस रात वे सभी 4 सेकंड क्लास डिब्बे पानी में गिर गए और केवल एक फर्स्ट क्लास डिब्बा नदी में जा गिरा। जो फर्स्ट क्लास डिब्बा पुल के बीच बने खाली हिस्से से नीचे गिरा वह कार जी थी, वही डिब्बा जो एक पल के लिए किनारे पर डगमगाया था, जिसमें से सिरिल, विलियम और जॉन ने यात्रियों को बचाया था। कार जी में सवार 22 लोगों में से उन तीनों पुरुषों ने 21 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसके विपरीत 170 सेकंड क्लास यात्रियों में से 142 की जान नहीं बच सकी, जो कुल हताहतों का 94% था, जबकि केवल एक फर्स्ट क्लास यात्री की जान नहीं बची। इन सब के बावजूद बाद में हुई जांच में पाया गया कि न तो ड्राइवर की और न ही रेलवे कंपनी की कोई गलती थी। ये बस एक भयानक दुर्घटना थी। हालांकि एक अप्रत्यक्ष कारण पहले आया लाहर था। 1925 में पहाड़ से एक बहुत कम शक्तिशाली लहर आई, जिसने ज्वालामुखीय मलबे के साथ कंक्रीट के पुल के खंभों को नुकसान पहुंचाया और सहारे को कमजोर कर दिया। क्योंकि यह सब पानी के नीचे हुआ, इसलिए यह पता नहीं चल सका। यह आपदा न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बनी हुई है और अंत में सिरिल, विलियम, जॉन और आर्थर को उनकी बहादुरी के लिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सम्मानित पदक मिले। न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर कनाडा के 10 प्रांतों में से एक है और यह उत्तरी अमेरिका के अत्यंत पूर्वी तट पर स्थित है। इस प्रांत के भीतर पाउच कोव नामक कस्बा महाद्वीप के लगभग सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, जो न्यूफाउंडलैंड की राजधानी सेंट जॉन्स से लगभग 17 मील उत्तर में है। वास्तव में यह कस्बा इतना पूर्व में है कि यह खुद को सूरज की पहली किरण देखने वाला स्थान घोषित करता है। अब सेंट जॉन्स के इतने करीब होने के बावजूद पाउच कोव में अपेक्षाकृत एकांत वातावरण महसूस होता है। आज भी केवल लगभग 2000 लोग इसे अपना घर कहते हैं, लेकिन 1800 के दशक के अंत में यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं कम थी। लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद इसे सुंदर कहना इस समुद्र तटीय शहर की प्राकृतिक खूबसूरती को बहुत कम आंकना होगा। पाउच कोव का जो समुद्र तट है वह जितना खूबसूरत हो सकता है उतना ही है। ऊंची पथरीली चट्टानें जो पत्थरों से भरे किनारे से ऊपर उठती हैं। विशाल लहरें भी कोव से टकराती हैं, जिससे इस छोटे से शहर में लगभग लगातार गरजते समुद्र की आवाज गूंजती रहती है। 1949 तक ब्रिटिश क्षेत्र रहे न्यूफाउंडलैंड का समुद्री उद्योगों के लिए तब भी और आज भी बहुत महत्व है। इसी वजह से यह जहाज निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से एक आदर्श स्थान था और 1869 में ब्रिटिशों ने एक स्कूनर तैयार की जिसे द वाटर विच नाम दिया गया। उस समय के अन्य जहाजों की तुलना में इस पोत और इसकी सिंगल डेक डबल मास्ट संरचना में वास्तव में कुछ भी अलग या खास नहीं था।
वाटर विच की लंबाई 69 फीट या 21 मीटर थी और इसकी सबसे चौड़ी जगह पर लगभग 19 फीट या 6 मीटर थी। इसलिए इसे उस दौर का सबसे बड़ा या सबसे तेज जहाज बनने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे महासागर पार करने के लिए भी नहीं बनाया गया था। इसके बजाय इसे तटरेखा के साथ चलने वाले और माल व लोगों को अपेक्षाकृत कम दूरी तक ले जाने वाले पोत के रूप में बनाया गया था और इस उद्देश्य को इसने अच्छी तरह से निभाया। 29 नवंबर 1875 की शुरुआती शाम को वाटरविच सेंट जॉन्स से 25 लोगों के साथ रवाना हुआ, जिनमें 50 वर्षीय कप्तान सैमुअल स्प्रैकलिन भी शामिल थे। जहाज के बाकी यात्री या तो चालक दल के सदस्य थे या वे पुरुष और महिलाएं थीं जो सर्दियों के लिए अपने घर राशन ले जा रही थीं। जहाज का गंतव्य कंसेप्शन बे में स्थित छोटा सा शहर क्यूपिड्स था, जो उसका गृह बंदरगाह भी था। ये नियमित 40 मील की यात्रा जहाज को सेंट जॉन्स से उत्तर की ओर, फिर एवलॉन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे पर केप सेंट फ्रांसिस के चारों ओर और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर क्यूपिड्स तक ले जाती। जब द वाटरविच सेंट जॉन्स से रवाना हुआ तब मौसम कुछ वैसा ही था जैसा पाउच कोव में शाम के शुरुआती समय में था। तेज हवाएं और बर्फबारी। ये हालात नौकायन के लिए आदर्श नहीं थे, लेकिन असंभव भी नहीं थे, कम से कम उस रात बाद तक तो नहीं। हालांकि जैसे जैसे मौसम की तीव्रता बढ़ती गई, दृश्यता लगभग शून्य हो गई और दी वाटरविच के कप्तान और चालक दल को केवल लहरों की आवाज, यात्रा का समय और समुद्र की अनुभूति के आधार पर ही जहाज को नेविगेट करना पड़ा, जो उन्होंने वर्षों की नौकायन के दौरान विकसित किए थे। जैसे जैसे शाम रात में बदल गई, कप्तान ने उन कारकों का उपयोग अपने नक्शे पर यह निर्धारित करने के लिए किया कि जहाज सबसे अधिक संभावना कहाँ था। जब उसने उनकी संभावित स्थिति को चिन्हित किया तो उसने देखा कि वे केप सेंट फ्रांसिस से सुरक्षित हैं और जहाज अब पश्चिम की ओर मुड़ सकता है, जिसका उसने आदेश दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसके परिणाम विनाशकारी होने वाले थे। करीब 9:30 बजे क्रोज नेस्ट में तैनात चौकीदार ने घबराहट भरी चेतावनी दी कि सामने चट्टानें हैं, लेकिन सैमुअल को लगा कि यह संभव नहीं हो सकता। फिर उसने जहाज के धनुष की ओर देखा और हालांकि वाटरविच और चट्टानी तट के बीच अभी भी थोड़ी दूरी थी, उसे तुरंत समझ आ गया कि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसा कि बाद में पता चला, वे वास्तव में केप सेंट फ्रांसिस से सुरक्षित नहीं थे। मजबूत दक्षिण पश्चिमी हवा ने वाटरविच की उत्तर दिशा में प्रगति को धीमा कर दिया था, इसलिए वाटरविच सीधे उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी जिसे हॉरिड गल्च के नाम से जाना जाता है। यह डरावना नाम भी बिल्कुल उपयुक्त है। हॉरिड गल्च तटरेखा में एक संकीर्ण दरार से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानें लहरों की ताकत को अपनी दीवारों के बीच समेट लेती हैं, इससे पहले कि वे गल्च की सबसे अंदरूनी दीवार से टकराए। गल्च में भी तट का कोई वास्तविक एहसास नहीं है, क्योंकि पानी तटरेखा के किनारे तक बहुत गहरा है। तो उदाहरण के लिए, अगर आप समुद्र तल पर खड़े होकर पानी में एक पत्थर गिराते हैं तो पत्थर को नीचे तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई ढलान या उथला किनारा नहीं है। इसके बजाय लहरों ने सतह के नीचे एक गहरा अशांत क्षेत्र बना दिया है, जिससे तट के पास भी पानी की गहराई काफी अधिक हो जाती है। लहरों की यह मथने वाली क्रिया भी पानी में गिरने वाली किसी भी चीज को आसानी से बाहर निकलने नहीं देती। नौका के अगले हिस्से पर खड़े होकर सैमुअल को साफ दिख रहा था कि दूर की चट्टान से टकराना अब तक के किसी भी नाव दुर्घटना से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। जैसे ही वाटरविच चट्टान बढ़ी, सैमुअल, उसका बेटा और 2 अन्य चालक दल के सदस्य नाव की रेलिंग पर खड़े हो गए। वे उन चट्टानों की ओर कूद पड़े जो घाटी के पानी से निकली थीं, इससे पहले कि वाटरविच दीवार से टकराती, जिससे नाव का अगला हिस्सा बुरी तरह नष्ट हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज पीछे उछल गया। जब उन्होंने अपने कप्तान और साथी चालक दल के सदस्यों को चट्टानों हताशा में छलांग लगाते देखा तो 9 अन्य चालक दल के सदस्य दूसरे टकराव से पहले कूद गए और टक्कर में कुचले जाने से बचने में सफल रहे। ये दूसरा टकराव इतना जबरदस्त और जहाज के लिए इतना नुकसानदायक था कि कुछ ही सेकंड बाद वाटरविच पानी में डूब गई। इसके बाद वह घाटी की गहराई में डूब गई, जिसमें 8 पुरुष और 4 महिलाएं अब भी जहाज पर सवार थीं। जहाज के समुद्र की तह में टिक जाने के बाद 13 जीवित बचे लोग हॉरिड गल्च के आसपास की चट्टानों से चिपके रहे। सैमुअल और उनके साथ कूदने वाले लोग एक तरफ पहुंच गए, जबकि 9 अन्य लोग जो दूसरे टकराव से पहले कूदे थे, वे घाटी के पार एक और भी खतरनाक स्थिति में थे। उनके पास मुश्किल से इतनी जगह थी कि वे सभी गीली ढलान वाली चट्टान पर खड़े हो सकें, जो नीचे उफनते पानी से बस कुछ ही फीट ऊपर थी। और डरावनी बात यह थी कि उनके ऊपर 600 फीट या 183 मीटर ऊंची सीधी चट्टान थी। इस बीच सैमुअल और बाकी लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में थे। उनके पीछे एक पहाड़ी थी जिसकी ढलान लगभग 40 डिग्री थी और वह एक खाई के रूप में थी जो उन्हीं 600 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाती थी। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो कप्तान और उनके साथियों को लंबी, खड़ी, फिसलन भरी ढलान पर जो झाड़ियों और घास से ढकी थी ऊपर चढ़ना पड़ता और फिर उस इलाके में मदद ढूंढनी पड़ती जहां उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे कहां हैं।
और अगर यह चुनौती काफी नहीं थी तो उन्हें यह सब घुप अंधेरी रात में तेज बर्फबारी और हवाओं के बीच भीगे हुए और जमा देने वाली ठंड में बिना किसी रस्सी या अन्य साधन के करना था। यह लगभग असंभव कार्य था, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। वे या तो चट्टानों पर ही रह सकते थे और लहरों से टकराकर या तो डूब सकते थे या हाइपोथर्मिया से मर सकते थे या फिर अपनी जान बचाने की कोशिश में मर सकते थे। तो सैमुअल, उनका बेटा और 2 क्रूमैन खाई की चट्टानों को पकड़कर चढ़ने लगे और दूसरों को चिल्लाकर बताया कि वे मदद लेने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी खतरनाक चढ़ाई शुरू की। किसी चमत्कार से कुछ समय बाद वे सभी ऊपर तक पहुंच गए और थक कर चूर हो गए। साथ ही इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे अब भी जिंदा हैं। फिर उन्होंने एक पल लिया, अपनी सांसें संभाली और एक दूसरे की जांच की ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि सब ठीक है। और हैरानी की बात है कि किसी तरह वे कुछ खरोंचों और चोटों के अलावा किसी बड़ी चोट के बिना ही मुश्किलों को मात देने में सफल रहे। जब यह सब खत्म हो गया तो उन्हें अगली समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने अपनी सीमित दृश्यता में चारों ओर देखा, चट्टान की चोटी पर कुछ भी नहीं था। कोई घर नहीं थे, न सड़कें थीं और न ही सभ्यता के कोई निशान। वे सच में बस एक यादृच्छिक दिशा चुन सकते थे और गलत दिशा चुनना उन्हें कहीं भी नहीं ले जाता, जो उनके पीछे छूटे लोगों के लिए मौत की सजा होती और शायद उनके लिए भी। फिर अचानक उन्होंने दक्षिण की ओर से कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज सुनी और वही उनके लिए यह तय करने के लिए काफी था कि किस दिशा में जाना है। अब भी पूरी तरह भीगे हुए और पीठ पर जमा देने वाली ठंडी हवा के साथ वे बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पास रास्ता दिखाने के लिए बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें थी। क्योंकि दृश्यता बहुत खराब थी, पुरुष लोग ऐसे घरों के पास से गुजर सकते थे जिनमें लोग रहते हों और उन्हें पता भी न चले। इसलिए इस उम्मीद में कि कोई उन्हें सुन ले, वे चलते हुए चिल्लाते रहे। करीब 1:30 बजे रात को उनमें से एक ने बर्फ के बीच एक रोशनी देखी और जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचे, एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देने लगा। उसमें विलियम लैंगमीड नामक एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था, जब तक कि कुछ अजीब आवाजें उसे जगाने न लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा और ध्यान से सुनने लगा, उसे यकीन हुआ कि उसने आवाजें सुनी हैं। वे आवाजें इतनी दूर और मुश्किल से सुनाई दे रही थीं कि विलियम को शक होने लगा कि उसका दिमाग उसे धोखा तो नहीं दे रहा। हालांकि आवाजें और तेज होती गईं और यह साफ हो गया कि न तो यह उसकी कल्पना थी और न ही हवा की आवाज। असल में ये 4 अलग अलग आवाजों की तरह लग रही थी, जिनमें से हर कोई बेतहाशा मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसके बाद विलियम जल्दी से मुख्य दरवाजे की ओर भागा, यह देखने के लिए कि इतनी चिल्लाहट किस बात की है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को न्यू फाउंडलैंड के इतिहास की सबसे भयावह आपदाओं में से एक के बीच में पाएगा। सैमुअल और बाकी लोगों को देखकर ही विलियम समझ गया कि ये लोग किसी भयानक मुसीबत से गुजरे हैं। ये बात तब और पक्की हो गई जब सैमुअल ने कांपती थरथराती आवाज में अपनी परेशानी बताई। इसके बाद विलियम ने उन्हें जल्दी से घर के अंदर बुलाया ताकि वे गर्म हो सकें और चारों आदमी आग के पास सिमट कर बैठ गए। विलियम ने फिर ब्रांडी निकाली, ये सोचकर कि इससे वे गर्म हो जाएंगे, और जब उसे यकीन हो गया कि वे ठीक हैं, तो उसने कहा कि वह मदद जुटाने जा रहा है। कोट और टोपी पहनकर वह तूफान में बाहर निकला और घर घर जाकर जितने भी तंदुरुस्त पांच कोव के आदमी मिल सके उन्हें इकट्ठा करने लगा। उस सुबह 3 बजे तक आधा शहर जाग चुका था, क्योंकि जहाज के टूटने और फंसे हुए जीवित बचे लोगों की खबर सुनते ही नागरिक मदद के लिए दौड़ पड़े थे। उनमें से कई लोगों ने बचाव के दौरान काम आ सकने वाले किसी भी उपकरण को उठा लिया, फिर अपने घरों से बाहर भागे और विलियम के घर के पास इकट्ठा हो गए। आखिरकार लालटेन, रस्सियों और से लैस होकर रैंडी टीम उत्तर की ओर चलना शुरू कर दी। क्योंकि सैमुअल और बाकी 3 लोग इतनी बुरी हालत में थे, वे विलियम के घर में ही रुके रहे, जिससे बचावकर्ताओं को केवल अस्पष्ट दिशा निर्देश ही मिल सके जो उन्हें जहाज के मलबे तक ले जा सकते थे। हालांकि उनके विवरण से स्थानीय लोग समझ गए कि वे हॉरिड गल्च की बात कर रहे हैं, और जैसे ही वे उस इलाके को देखने वाली चट्टानों के पास पहुंचे, नीचे से पुरुषों की चीखें और पुकारें सुनाई देने लगीं। जब जीवित बचे लोगों ने बचावकर्ताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने उनसे रस्सी या कोई भी ऐसी चीज देने की गुहार लगाई जिससे वे उस खड़ी चट्टान से निकल सकें। इस प्रतिक्रिया से बचावकर्ताओं को उनकी सही जगह का पता चल गया, क्योंकि अंधेरी रात और बर्फ ने उन्हें देखना असंभव बना दिया था। हालांकि रस्सियों और लालटेन के बावजूद बचाव का प्रयास सैमुअल और अन्य क्रूमैन द्वारा की गई चढ़ाई से कहीं अधिक खतरनाक होता। जीवित बचे लोगों तक पहुंचना मतलब लगभग 600 फीट ऊंची लगभग सीधी चट्टान से किसी तरह नीचे उतरना था। जब स्वयंसेवक एक साथ आकर योजना बनाने लगे तो वे सभी केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सके। किसी एक को इतना साहसी होना पड़ेगा कि वह रस्सी के सहारे लटकते हुए पूरी तरह नीचे उस चट्टान तक जाए जहां जीवित बचे लोग जीवन के लिए जूझ रहे थे। फिर उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना ज्यादा हिचकिचाहट के अल्फ्रेड मूर नामक एक मछुआरा आगे आया और मोटी रस्सी का सिरा अपनी कमर में बांधकर चट्टान के किनारे की ओर बढ़ गया।
रस्सी का दूसरा सिरा पास के एक पेड़ से बांध दिया गया और पेड़ और अल्फ्रेड के बीच बाकी सभी स्वयंसेवकों ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सुरक्षित रूप से नीचे उतार सकें। इसके बाद अल्फ्रेड ने धीरे धीरे चट्टान के किनारे से पीछे की ओर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने चट्टान को छोड़ा, हवा ने रस्सी को झटका दिया और वह लगभग तुरंत ही बेकाबू होकर घूमने लगा। अंततः उसे नीचे उतारने के लिए 3 अलग अलग प्रयास किए गए और तीनों ही बार अल्फ्रेड को वापस चट्टान के ऊपर खींचना पड़ा। आखिरकार चौथे प्रयास में वह इतनी काबू में रह सका कि रस्सी की डील के अंत तक पहुंच गया, जिससे वह अपनी खुद की एक चट्टान की मुंडेर पर पहुंच गया। समस्या यह थी कि वह अभी भी जहाज के मलबे से बचे 9 लोगों से 30 फीट या 9 मीटर ऊपर था। तब तक सुबह का सूरज भी उगने लगा था और अल्फ्रेड आखिरकार उन लोगों को देख सका और वह मुश्किल से ही विश्वास कर पा रहा था कि वे लोग कितनी खतरनाक चट्टानों पर टिके हुए थे, या फिर वह खुद भी। फिर भी उसके पास उन्हें बचाने की कोशिश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद अल्फ्रेड ने उन लोगों के पास एक हाथ की रस्सी नीचे फेंकी और उस रस्सी को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने मुख्य रस्सी का सिरा नीचे गिराया। एक मजबूत रस्सी होनी चाहिए थी जिसका इस्तेमाल उन्हें ऊपर खींचने के लिए किया जाता। जैसे ही वह रस्सी उन तक पहुंची, पहले आदमी ने उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। जब यह हो रहा था, कुछ स्वयं सेवकों ने उस रस्सी का इस्तेमाल किया जिससे अल्फ्रेड बंधे हुए थे, ताकि वे रणनीतिक रूप से चट्टान की कई अलग अलग ऊंचाई वाली धारों पर खुद को स्थित कर सकें। अधिकांश लोग ऊपर ही रहे ताकि वे मजबूत जमीन पर अपनी ताकत केंद्रित कर सकें, जबकि धारों पर मौजूद लोग जीवित बचे लोगों को ऊपर खींचने में मदद करते और ऊपर के लोगों तथा नीचे अल्फ्रेड के बीच संवाद भी पहुंचाते। जैसे ही रस्सी पहले जीवित बचे व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षित कर दी गई और वह तैयार हो गया, अल्फ्रेड ने ऊपर खड़े लोगों को संकेत दिया और उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन बचाव कर्मियों ने एक एक कर रस्सी खींची जब तक कि पहला आदमी सुरक्षित रूप से चट्टान की चोटी पर नहीं पहुंच गया। तुरंत ही उसे ब्रांडी का एक घूंट दिया गया और फिर उसे पांच कोव की ओर ले जाया गया, जहां पीछे रह गए लोग उसकी देखभाल कर सकते थे। यह एक ऐसा प्रक्रिया थी जिसमें कई घंटे लग गए और स्वयं सेवकों की सारी ऊर्जा खर्च हो गई, लेकिन पहले की ही तरह 7 और जीवित बचे लोगों को भी इसी तरह बचा लिया गया। अब बस एक और बचा था, एक डरा हुआ और भीगा हुआ लड़का जो एक अलग चट्टान पर था। यह साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द नहीं बचाया गया तो वह मर जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति ने उसके बचाव पर संदेह पैदा कर दिया था। स्वयंसेवक सोच रहे थे कि क्या वे अल्फ्रेड को उसके पास पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। फिर उन्होंने अल्फ्रेड की स्थिति बदली और उसने रस्सी का सिरा लड़के की ओर फेंका। लड़के ने किसी तरह रस्सी को पकड़ लिया और अपनी बची खुची ताकत से उसने उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। जब आखिरकार उसे चट्टान से ऊपर उठाया गया, तब वह वहां जिंदगी की डोर थामे 10.5 घंटे तक फंसा रहा था। वह इतना थक चुका था कि कुछ लोगों को उसे पूरे रास्ते पांच कोव तक उठाकर ले जाना पड़ा, जहां पूरे शहर के हर घर ने इन जहाज डूबे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। जैसे ही तूफान शांत हुआ और बचे हुए लोगों की पांच कोव में देखभाल की गई, और भी स्वयंसेवक उन लोगों के शवों को निकालने में लग गए जो हॉर्रेड गल्च की चट्टानों से टकराती लहरों में मारे गए थे। दुर्भाग्यवश मरने वाले 12 लोगों में से 6 सैमुअल के परिवार के सदस्य थे। पांच कोव में ताबूत मृतकों का इंतजार कर रहे थे, जहां हर शव को सावधानी और श्रद्धा के साथ उसमें रखा गया ताकि उन्हें उनके प्रियजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा सके। मलबे से निकाले गए अधिकांश लोग हैरान करने वाली स्थिति में अच्छी हालत में थे, लेकिन एक युवा व्यक्ति को पाया गया था। उसकी टांगें पूरी तरह से चली गई थीं, जो यह दिखाता है कि जहाज कितनी जोर से हॉर्रेड गल्च की चट्टानों से टकराया था। उस दिन अल्फ्रेड के निस्वार्थ कार्यों के कारण उन्हें बहादुर अल्फ्रेड मोर्स का उपनाम मिला, जो उनके जीवन भर उनके साथ रहा। उनकी निडरता के लिए उन्हें ब्रिटिश रॉयल ह्यूमन सोसाइटी से रजत पदक भी मिला। उन 5 अन्य लोगों को भी, जो सहायता के लिए चट्टान से कुछ दूर नीचे गए थे, कांस्य पदक मिले। और इस जहाज दुर्घटना के सभी बचे हुए लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कहानी का सुझाव है तो कृपया उसे विवरण में दिए गए फॉर्म के माध्यम से भेजें, और उम्मीद है कि मैं आपको अगली बार फिर देखूंगा।